सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द हेटफुल एट के बारे में। ये कहानी है दो बाउंटी हंटर्स की जो अपने शिकार को खत्म करके इनाम लेना चाहते हैं, मगर उसके लिए उन्हें एक सफर तय करना है जिस सफर के दौरान बहुत कुछ होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक बर्फीले जगह का दृश्य आता है। इसी बर्फीले जगह पे हम एक बग्गी को जाता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर के बाद ये बग्गी रुक जाती है क्योंकि सामने एक आदमी है जो कुछ लाशों के ऊपर बैठा हुआ है। उसे देखने के बाद बग्गी रुक जाती है। इस आदमी का नाम है मेजर मार्कस वॉरेन, जिसके पास 3 आदमियों की लाश आई एक बाउंटी हंटर के रूप में काम करता है। ये इस बर्फीले जगह पे फंसा हुआ है। इसे अब यहाँ से आगे जाना है। जैसे ही वो बग्गी के पास जाता है हमें अंदर 2 लोग नजर आते हैं, जिनमें एक आदमी है जो बंदूक तान देता है मार्कस पे। इस आदमी का नाम है जॉन रूथ, जिसे लोग हैंगमैन भी कहते हैं। जॉन भी एक बाउंटी हंटर है, मगर इसका तरीका बहुत ही अलग है। बाकी बाउंटी हंटर्स पहले अपने शिकार को मारते हैं, उसके बाद लाश को लेकर के पहुंचते हैं ताकि उन्हें इनाम मिल सके, मगर जॉन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो अपने शिकार को जिंदा पकड़ता है और जिंदा ही लेकर के जाता है सरकार के पास और अपनी आंखों के सामने उन्हें लटका के मारता है। इसीलिए उसे हैंगमैन कहा जाता है। मार्कस यहाँ पे जॉन से कहता है कि मुझे रेड रॉक की तरफ जाना है। मेरे पास 3 लाशें हैं, ये तीनों के तीनों वांटेड थे। अगर मैं वहां पहुंचा तभी मुझे इनाम मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद जॉन कहता है कि मैं भी रेड रॉक की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। अपनी बंदूकों को दूर रखो। फिर वो बहुत देर तक सवाल जवाब करता है। थोड़ी देर के बाद मार्कस उससे पूछता है कि ये महिला कौन है, क्या है तुम्हारी पत्नी है? जॉन कहता है कि नहीं, इसका नाम है डेजी। सारे लोग इसे क्रेजी के नाम से जानते हैं। जितने गुनाह इस औरत ने किए हैं उतनी दूसरी किसी औरत ने नहीं किया होगा। इसके सर पे एक मोटा इनाम है, इसीलिए मैं इसे रेड रॉक की तरफ लेकर के जा रहा हूँ ताकि सारा का सारा इनाम मेरा हो सके। कुछ देर बात करने के बाद जॉन अब मार्कस को बैठा लेता है बग्गी में। बातों ही बातों में कहता है कि मैं ऐसे किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम्हें मैं पहचान गया। सिविल वॉर के दौरान हम लोगों ने एक साथ डिनर किया था, तब मैंने तुम्हें देखा था। इसीलिए तुम्हारे काम के बारे में मैं वाकिफ हूँ कि तुम कितने खतरनाक बाउंटी हंटर हो। लेकिन तुम बाउंटी हंटर कैसे बने? तब वो बताता है कि पहले वो सेना में हुआ करता था। सेना में उसकी बहुत तारीफ हुई, यहाँ तक कि एक वक्त के बाद अब्राहम लिंकन ने उसे एक लेटर भी लिख करके भेजा था। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुआ उसके बाद वो बाउंटी हंटर बन गया क्योंकि उसे सिर्फ यही काम आता है। इन बातों को सुनने के बाद जॉन कहता है कि तुम्हें मेरी बग्गी में ऐसे ही जगह नहीं मिली है। यह औरत बहुत ही खतरनाक है, इसका एक बहुत बड़ा गैंग है, वो किसी भी वक्त इसे लेने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए मैंने इस रास्ते को चुना है। इसके सर पे $10,000 का इनाम है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसके गैंग वाले आ जाएं तब तुम मेरी रक्षा करो और बदले में मैं तुम्हें रेड रॉक तक पहुँचा दूंगा। तुम्हारे पास भी कुछ लाश है, इन पे कितने का इनाम है? वो बताता है कि $8,000 का। बातों ही बातों में जॉन कहता है कि क्या मैं उस लेटर को देख सकता हूँ जो अब्राहम लिंकन ने तुम्हें लिखा था? मार्कस कहता है कि हाँ। वो लेटर दे देता है जॉन के हाथ। वो लेटर को जोर जोर से पढ़ता है और दिखाने लगता है डेजी को। तब डेजी उस पर थूक देती है। इस चीज को देखने के बाद अब मार्कस आग बबूला होकर के उसे एक दमदार पंच मारता है, मगर मार्कस को यह बात पता नहीं थी कि जॉन ने अपने हाथ में जो हथकड़ी लगाई है वही हथकड़ी लगी हुई है डेजी के हाथ में। तब डेजी जैसे ही बग्गी से नीचे गिरती है उसके साथ साथ जॉन भी नीचे गिर जाता है। तब मार्कस जाता है उसे उठाने के लिए और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हाथ में भी हथकड़ी लगी हुई है। इस औरत ने मेरे लेटर पे थूक दिया। वो उसे पीटता है और अपने लेटर को ढूंढने लगता है। जॉन अपने आप को संभालता है और गालियां बकता है डेजी को। तभी इन्हें दूर से किसी आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है। इस चीज को सुनते ही जॉन अलर्ट होकर के अपनी बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि अब कौन आ गया? तब मार्कस कहता है कि कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जो मेरी तरफ फंसा हुआ हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जॉन कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मेरे साथ डेजी है और इसके आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, क्या पता कोई उसी का आदमी हो। मुझे रिस्क नहीं लेना, अगर कोई मरता है तो मरे। मैंने तुम्हें लिफ्ट दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें चलना है तो जल्दी चल के बग्गी में बैठो। ये लोग जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है क्रिस और इनके सामने खड़ा होकर के कहता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। ये लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास जगह नहीं है। तब वो बातों ही बातों में पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ये लोग अपने बारे में बताते हैं कि ये लोग बाउंटी हंटर्स हैं और अभी ये लोग रेड रॉक की तरफ जा रहे हैं। तब वो हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं गया तो तुम लोगों के रेड रॉक जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ का शेरिफ मैं ही हूँ। पुराना वाला शेरिफ जा चुका है। इस बात को सुनते ही जॉन कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो? कोई भी राह चला मुझे बोल देगा कि वो शेरिफ है और मैं मान लूंगा। अगर तुम शेरिफ हो तो अपने सारे के सारे सितारे मुझे अभी के अभी दिखाओ। क्रिस कहता है कि तुम्हें ये बात पता होगी कि मैंने अभी तक शपथ नहीं ली। एक बार मैं रेड रॉक पहुंचूंगा तभी मुझे मेरे सितारे मिलेंगे, और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तब मुझे तुम छोड़ के जा सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा ही घाटा है। सबसे पहले तुम अपने पैसों से हाथ धो बैठोगे, और दूसरी चीज, यहाँ पर जब एक शेरिफ मरा हुआ मिलेगा सबको तुम्हारे बग्गी के निशान नजर आए, कहीं ना कहीं तुम्हें भी दोषी माना जाएगा। तो हम सबकी भलाई इसी में है कि मुझे अंदर बैठने दो और लेकर के चलो मुझे रेड रॉक, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इन बातों को सुनने के बाद अब मार्कस जॉन को समझाता है
और कहता है कि मैं इस पर नजर रखूंगा, इसे बगी के अंदर बैठा लो, कुछ भी गड़बड़ हुई तो मेरी जिम्मेदारी है। जॉन उसे बैठा लेता है। अब ये सारे लोग निकल पड़े हैं। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इन्हें एहसास होता है कि घोड़ों को थोड़ी राहत की जरूरत है। तभी इन्हें एक जगह नजर आती है। मार्कस इस जगह से भली भांति वाकिफ है। इस जगह की मालिक एक औरत है। वो कहता है कि हम यहाँ पर रुक सकते हैं। तब जॉन डेजी को लेकर के उतर जाता है और इन दोनों को कहता है कि आगे जाओ और बग्गी को पार्क करके आओ। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं ये दोनों चले आते हैं अंदर आते ही जूडी बहुत सारे लोगों को देखता है। सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है ओसवाल्डो नाम के आदमी पे, फिर वो देखता है जो नाम के आदमी को। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी है जिसका नाम है जनरल स्टैनफोर्ड, और उसके अलावा 2 लोग और हैं जिनका नाम है जोडी और बॉब। इन सबको देखने के बाद जॉन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे इन सारे लोगों पे शक हो रहा है। जब से वो डेजी को लेकर के आया है उसे कोई ना कोई इंसान मिल रहा है और कोई नहीं जानता कि कौन डेजी से मिला हुआ है। वो सबसे पहले इन लोगों से पूछता है कि यहाँ की मालकिन मिनी कहाँ पे है। इस बात को सुनने के बाद ये लोग बताते हैं कि मिनी अपने माँ के घर गई हुई है। जॉन कहता है कि मिनी कभी किसी पर भरोसा नहीं करती। वो कहता है कि अगर वो अपनी माँ के घर गई हुई है तो उसने लॉज को खुला क्यों छोड़ दिया। ये लोग कहते हैं कि ये बात हमें भी नहीं पता, अब हम ही लोग यहाँ पे रह रहे। तभी जॉन की नजर पड़ती है ओसवाल्डो नाम के आदमी पे। जब वो उससे बात करता है तब उसे पता लगता है कि वो एक एग्जीक्यूटर है, यानी कि वो इंसान जो लोगों को लटका करके मारता है। फिर उसकी नजर पड़ती है कोने में बैठे जो नाम के आदमी पे। लेकिन जॉन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ओसवाल्डो पे, क्योंकि ओसवाल्डो देखने में बहुत छोटा है। उसे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान भी एग्जीक्यूटर हो सकता है। फिर वो जो से बात करता है कि जो यहाँ पर क्या कर रहा है। जो बताता है कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा, मगर रास्ते में तूफान बहुत ही तेज हो गया, इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। मैं तब तक यहाँ पर रहूंगा जब तक तूफान बिल्कुल भी शांत नहीं हो जाता। तब उसकी नजर पड़ती है जनरल पे, जिसने सिविल वॉर के दौरान ड्यूटी दी थी। उसके काम की सब तारीफ करते हैं, मगर जनरल ने वैसे दृश्यों को देखा है जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। उसके दिमाग में अभी भी वो सारी चीजें चल रही होती है, मगर जॉन को इन सारे लोगों पे शक हो रहा है। उसे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई तो डेजी के साथ मिला हुआ है। वो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाह रहा। वो हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और डेजी उल्टा खुश हो रही है क्योंकि पहली बार उसने देखा है कि जॉन बहुत ही चिंतित है। तभी जॉन को पता लगता है कि जनरल यहाँ पर अपने बेटे को ढूंढने के लिए आया है, इसीलिए वो चिंतित है और इतने तूफान में भी यहाँ अटका हुआ है ताकि किसी भी तरीके से अपने बेटे को ढूंढ सके। तब ये सारे लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तब वो बताता है कि उसका नाम है जॉन रूथ। सारे लोग उसे हैंगमैन के नाम से जानते हैं। तब सब लोग कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब वो बताता है कि इस लड़की का नाम है डेजी, ये मेरा अगला शिकार है, मैं यहाँ पर इसे लटकाने आया हूँ ताकि इनाम मिल सके। इस बात को सुनते ही जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ठीक है, एक औरत को ऐसे लटका करके मारना। जॉन कहता है कि तुम्हें शायद पता भी नहीं कि इस औरत ने क्या किया है, कितने लोगों को मारा है, ये ऐसी ही मौत डिजर्व करती है। लेकिन इसके साथी कभी भी आते होंगे इसे छुड़ाने के लिए, और मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। इसीलिए सब अपने अपने हथियार यहाँ पे जमा करवा दो, क्योंकि हम सारे लोग यहीं पे फंसे और कुछ समय तक हमें साथ रहना पड़ेगा। सब अपने अपने हथियार देने लगते हैं। वो सारे हथियारों को डिसमेंटल करता है। फिर ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब मार्कस के अलावा बाकी लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तब बात आती है अब्राहम लिंकन के लेटर की। जॉन कहता है कि मार्कस के पास अब्राहम लिंकन का लेटर है। तब क्रिस हंसने लगता है, कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें पता भी है अब्राहम लिंकन क्या चीज है, वो हम जैसे बेकार लोगों को क्यों लेटर लिखेंगे। जॉन कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, उन्होंने मार्कस को एक लेटर लिखा था क्योंकि वो एक सिपाही था सिविल वॉर के दौरान। तब सारे लोग मार्कस को देखने लगते हैं। मार्कस कहता है कि मैं पहली बार सच्चाई बताना चाहता हूँ, वो लेटर नकली है। तब डेजी हंसने लगती है और सारे लोग हंसते हैं। जॉन को ऐसा लगता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। जॉन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। मार्कस कहता है क्योंकि हम काले लोग हैं, हमें झूठ बोलना पड़ता है। सिविल वॉर के दौरान भी हमने ऐसे बहुत सारे झूठ बोले, तब जाकर के हमारी जान बची, वरना हमें कुत्तों की तरह मार दिया जाता। जब मैं तुम्हें मिला था तो मुझे ऐसे ही छोड़ करके वहाँ से चले जाते, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तुम्हारे में और मेरे में बहुत अंतर है। तुम एक गोरे आदमी हो, तुम कुछ नहीं भी करो तब भी लोग तुम पर एक वक्त के लिए भरोसा कर लेंगे, लेकिन मैं एक काला आदमी हूँ। मैं लाख अच्छी चीजें कर लूँ, फिर भी मुझे पहचान देनी पड़ती है अपनी अच्छाई का, और पहचान देने के बाद भी लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए हमें ऐसे नुस्खों का सहारा लेना पड़ता है। फिर सारे लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। कुछ देर के बाद मार्कस देखता है कि जनरल अकेला चुपचाप बैठा हुआ है, उसने खाना भी नहीं खाया। तब वो उसे खाना देता है और कहता है कि क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें मिला। वो कहता है कि नहीं। तब मार्कस कहता है कि तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं है। जनरल कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, तुम मेरे बेटे को जानते तक नहीं। तब मार्कस उसका नाम बताता है। धीरे धीरे जनरल को समझ में आता है कि उसके बेटे को मार्कस जानता था।
मार्कस पूरी कहानी बताता है कि बहुत साल पहले तुम्हारा बेटा यहाँ पर आया था काम की तलाश में। उसने बहुत कोशिश की मगर उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिला। तब वो चोरी चकारी करने लगा और उसने लोगों को मारा। फिर सरकार ने उसके सर के ऊपर अच्छा खासा इनाम रखा। तब पहली बार मेरी नजर पड़ी तुम्हारे बेटे पे। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन मैं उसे आसान मौत नहीं देना चाहता था। सबसे पहले मैंने उसे नंगा किया और नंगा करके बर्फ में भगाने लगा। इन बातों को सुनने के बाद जनरल भड़क जाता है और अपनी बंदूक की तरफ हाथ करने लगता है। तब क्रिस और बाकी लोग उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे। मार्कस यही चाहता है कि जनरल उसे मारने की कोशिश करे, तब वो सेल्फ डिफेंस में उसे मार दे। लेकिन मार्कस चुप नहीं होता। वो कहता है कि 2 घंटे तक मैंने तुम्हारे बेटे को बर्फ में भगाया। तब उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो था कंबल, और वो कंबल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे बेटे ने उस दिन क्या किया। मैंने उसे कहा कि वो रेंगता हुआ मेरे पास आए और मेरे नीचे झुक जाए। जैसे ही वो नीचे झुका, मैंने अपनी पैंट उतारी और अपने सबसे प्यारी चीज को उसके मुंह में दे दिया। उस दिन मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बेताज बादशाह हूँ, क्योंकि एक गोरा आदमी एक काले आदमी के साथ ये कर रहा है। वो एक एक करके बताने लगता है कि उसे कैसा महसूस हुआ, और दूसरी तरफ जनरल अब गुस्से से आग बबूला हो रहा है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और खड़ा हो जाता है, मगर जैसे ही बंदूक उठा करके वो गोली चलाने की कोशिश करता है, मार्कस उसे शूट करके मार देता है। मार्कस को पता था कि ये बूढ़ा आदमी अपने बेटे को ढूंढने आया है जिसे उसने मार दिया है। जैसे ही उसे ये बात पता लगेगी, या तो वो खुद मार्कस को मारने आएगा या फिर किराए के गुंडों को लगाएगा उसके पीछे। और मार्कस ये रिस्क नहीं लेना चाहता। वो इस किस्से को यहीं पर खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने जनरल को मार दिया। इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग शांत हैं और डरे हुए भी हैं। कोई भी मार्कस के आसपास नहीं जाना चाहता। उन्हें पता है कि इस घर में कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला। ये जगह बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन डेजी के सर पे सिकन तक नहीं है। वो गिटार उठा करके गाना बजाने लगती है। इस चीज को देखने के बाद जॉन भड़क करके गिटार तोड़ देता है। दूसरी तरफ कॉफी पड़ी हुई है। कॉफी में एक आदमी आकर के जहर मिला के भाग जाता है और डेजी इस चीज को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, मगर वो किसी को कुछ नहीं बताती। सब अपने लिए कॉफी ले ले, मगर सबसे पहले कॉफी को पीता है जॉन, और पीते ही खून की उल्टियां करने लगता है। जो आदमी जॉन की बग्गी चला रहा था, उसने भी कॉफी पी ली, उसे भी खून की उल्टियां होती है। थोड़ी देर के बाद जॉन अपने आप को संभालता है और देखता है कि क्रिस भी कॉफी पीने वाला है, तो उसे चिल्ला करके कहता है कि कॉफी मत पीना। क्रिस कॉफी फेंक देता है। जॉन गुस्से में जाकर के डेजी को पीटने लगता है। उसे पता है कि यह सारा का सारा किया धरा डेजी का ही है। वो डेजी को पीट पीट के मारने वाला होता है, तभी डेजी एक बंदूक उठा करके उसे गोली मार देती है। इस चीज को देखने के बाद तुरंत वहाँ पे मार्कस आता है और डेजी को कहता है कि बंदूक दो। बंदूक लेने के बाद वो क्रिस को कहता है कि मेरे पास आओ और इन सब पे बंदूक तानो। वो सबको एक लाइन में खड़ा करवा देता है दीवार के पास और कहता है कि जैसे ही मैं अंदर आया था, मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर गड़बड़ जरूर है। तुम सब एक दूसरे से वाकिफ हो जहाँ तक मुझे लगता है, और कोई ना कोई यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। अब मुझे बताओ कि कॉफी में जहर किसने मिलाया था, वरना एक एक करके मैं तुम सबको मार दूंगा। कोई कुछ नहीं बोलता। तब मार्कस आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद बॉब मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों से हम डर जाएंगे? हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। इस बात को सुनते ही मार्कस उसे शूट कर देता है। अब बॉब की भी मौत हो चुकी है। मार्कस अब और भी ज्यादा भड़का हुआ है। वो सबसे कहता है कि तुम दोनों के पास अब आखिरी मौका है। अगर तुम लोगों ने अगले 2 मिनट में नहीं बताया कि जहर किसने मिलाया है, तो मैं तुम दोनों को मारूंगा। इस बात को सुनते ही जो अपने हाथ खड़े करता है और कहता है कि जहर मैंने मिलाया था। तब मार्कस उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर वो जो को कुछ कर पाता उससे पहले नीचे से उस पर गोली चलती है, और ये गोली चलाई है जोडी नाम के आदमी। अब मार्कस जमीन पे गिर करके जाने लगता है दूसरी तरफ। तब कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमें पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो सब डेजी के लिए काम करते हैं। उन्हें पता था कि जॉन यहाँ से होकर के गुजरेगा। सबसे पहले वो लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने मिनी को मार दिया और उसके बाकी लोगों को भी, ताकि ये पूरी जगह उनके कब्जे में आ जाए और वो लोग आराम से डेजी को छुड़ा सके। और नीचे से जिस आदमी ने गोली चलाई है उसका नाम है जोडी। जोडी डेजी का भाई है। अब मार्कस दूसरी तरफ चला गया और उसने बंदूक तान दिया और जोडी को कहता है कि ऊपर आओ। तब वो धीरे धीरे आता है ऊपर, मगर मार्कस भरा बैठा है। जैसे ही वो ऊपर आता है वो सीधा गोली मारता है उसके भेजे में और उसके चीथड़े उड़ा देता है। अपने भाई को मरा हुआ देखने के बाद डेजी अपना आपा खो देती है और जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। उसने दुनिया की हर तरीके की गंदी गालियां दी हैं यहाँ पर मार्कस को। अब मार्कस और भी ज्यादा गुस्से में है। वो डेजी की तरफ अपनी बंदूक करता है और ट्रिगर दबा देता है, मगर उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तब वो क्रिस की तरफ देखता है और कहता है कि अपनी बंदूक मुझे दो, मुझे इसका काम तमाम करना है। मगर क्रिस अपनी बंदूक नहीं देता। तब डेजी उससे कहती है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो क्रिस को बताती है कि कुछ ही समय में उसके 15 लोग यहाँ पर और आने वाले हैं, तो क्रिस के लिए भलाई यही होगा कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए। दूसरी तरफ से मार्कस चिल्लाता है कि मुझे बंदूक दो। क्रिस कहता है कि रुक जाओ, मैं डील के बीच में हूँ, पहले मुझे अपनी डील पूरी करने दो। वो डेजी को कहता है कि मैं लोगों से नहीं डरता, मुझे बस एक ही चीज चाहिए
और वो है तुम्हारे सर पे रखा हुआ इनाम। मैं तुम्हें मारूंगा और इनाम मेरा हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूक ऊपर उठाता है, मगर उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो घायल हो चुका है। तब बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। इस चीज को देखने के बाद मार्कस भी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्ला करके क्रिस को कहता है कि वो उठे, मगर वो बेहोश हो चुका है। मार्कस को गोली लगी है, वो भी उसके कमर पे। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता। दूसरी तरफ डेजी जब इस चीज को देखती है तब वो भी रेंग करके जाने लगती है बगल में, ताकि वहां वाली बंदूक उठा सके। थोड़ी देर के बाद डेजी पहुंच जाती है बंदूक के पास, मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले क्रिस होश में आ जाता है और सीधा गोली मारता है डेजी के कंधे पे। इस चीज को देखने के बाद अब मार्कस चिल्ला चिल्ला के हंस रहा है और क्रिस कहता है कि उसे क्या लगा कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। अब क्रिस निशाना लगा रहा है उसके भेजे पे, तभी मार्कस उसे रोक देता है और कहता है कि हम इसे गोली से नहीं मारेंगे। जॉन चाहता था कि इसे लटका के मारा जाए। जॉन चाहे जैसा भी इंसान हो, उसने हम दोनों की मदद की। अगर वो नहीं होता तो उस बर्फीले जगह पे हम जिंदा भी नहीं बचते। वही हमें यहाँ तक लाया था। हमें कैसे भी उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना है। हम इसे लटका करके मारेंगे। क्रिस को भी ये बात अच्छी लगती है। वो सबसे पहले डेजी के गले में फंदा लगाता है और ये दोनों रस्सी खींच करके तब तक रखते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। मारने के बाद वो लोग उसे नीचे गिरा देते हैं। अब दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। क्रिस कहता है कि क्या मैं अब्राहम लिंकन का लेटर पढ़ सकता हूँ। मार्कस उसे लेटर दे देता है। तब वो जोर जोर से पढ़ने लगता है कि आखिर इसमें क्या लिखा है और वो तारीफ भी करता है और मार्कस को कहता है कि तुमने हर एक डिटेलिंग का ध्यान रखा है। ये दोनों हंसते रहते हैं और ये फिल्म इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।